चलिए शुरू करते हैं हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान अध्याय नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का लेक्चर नंबर 6। आज हम इस लेक्चर में, चूंकि ये अपना लास्ट लेक्चर है चैप्टर 1 का, तो आज इसमें अपन इस चैप्टर के अभ्यास के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे, समझेंगे और उनके नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। माने जो ये अभिक्रिया दी गई है ना नीचे, इसके अनुसार अपन को इसको देख के बताना, जो ये 4 कथन दिए गए हैं इसमें से कौन सा असत्य है। क्या देखना है, अच्छे से आप पढ़ लीजिए। जो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते, इनमें से ये देख लेते कौन सा कथन सत्य है, जबकि क्वेश्चन ने क्या पूछा है, कौन सा कथन असत्य है। ठीक है ना। तो पहला कथन देखते हैं, सीसा अपचयत हो रहा है। क्या, सीसा अपचयत हो रहा है। अब सबसे पहले देखो, उपचयन और अपचयन आप जानते होंगे, अपन ने पिछले लेक्चर में किया है कि उपचयन क्या कहलाता है और अपचयन। देखिए, यदि ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या फिर हाइड्रोजन निकल रहा हो तो ये क्या कहलाता है, उपचयन। और अपचयन क्या कहलाता है, ये या फिर हाइड्रोजन जुड़ रहा हो या ऑक्सीजन निकल रहा हो, यानी ऑक्सीजन का यहाँ संयोग, हाइड्रोजन का ह्रास, हाइड्रोजन का संयोग, ऑक्सीजन का ह्रास या निष्कासन। तो सबसे पहले बात की गई है कि सीसा उपचयत हो रहा है, ये बोला है कथन। तो क्या ये सत्य है या असत्य। सीसा, ये लेड, सीसा किसको बोलते हैं अपन, लेड को पीवी। तो ये पीवी दिख रहा अपन को, ओनली सीसा बोला ना, ये सीसा ऑक्साइड है बच्चे, यहाँ देख लेते हैं। जबकि अपन को क्या बोला गया, सीसा यानी ओनली लेड, ये पीवी बस। तो सीसा उपचयत हो रहा है क्या। तो अब सीसा ये देखो अकेला है, सिंपल है, ना इसमें कुछ जुड़ रहा है ना निकल रहा है। समझ रहे बात को, आपको हम क्या कहना चाहते हैं। देखो जो पीवी है इसमें देखो ये बन गया, देखो ये आपको पता है कि ये तीर के इस साइड जो अभिक्रिया का ये समीकरण है ये कहलाता है अपना अभिकारक। क्या कहलाता है, अभिकारक। और ये जो बन जाता है अभिक्रिया के फलस्वरूप ये कहलाता है उत्पाद। तो अब ये उत्पाद के रूप में पीवी बन गया है। अब इसमें कोई अभिक्रिया हो रही नहीं हो रही, तो ना ये उपचयत हो रहा है ना अपचयत हो रहा है। तो ये आंसर, ये क्या है, कथन असत्य है। ठीक है ना। इसी प्रकार जो दूसरा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयत हो रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड देखो क्या हो गया, उत्पाद बन गया। अब इसमें कोई क्रिया हो रही नहीं हो रही, ना ये उपचयत हो रही ना अपचयत हो रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ माने होगा ही नहीं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, अगर यहाँ कार्बन की बात होती है, कार्बन क्या हो रहा है, माने देखो इसमें क्रिया होके, इन दोनों की क्रिया होके माने क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है। तो अपन इसका कह सकते थे, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड तो स्वयं उत्पाद बन चुका है। अब तो ये फाइनल होगा कि ये उत्पाद बन गया। अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, ना अपचयत हो रहा ना उपचयत हो रहा। तो अपन क्या कहेंगे कि ना ये, तो अपन ये इसमें लिखा उपचयत हो रहा नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ हो ही नहीं सकता, उत्पाद बन चुका है, CO2 अपना बन चुका है। तो ये दोनों कथन असत्य हैं। अब देखते हैं अपन तीसरा वाला, तो कार्बन उपचय, ये नहीं मिला लेना, ये तो हम बताते जा रहे कि ये क्लियर, हाँ ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। बाकी ओनली मेन आंसर क्या है, आंसर ये कि ये असत्य है, ये भी अपना असत्य आंसर। ठीक है ना। अब देखें, कार्बन उपचयत हो रहा है। अब देखो यहाँ कार्बन, ये क्या है, कार्बन देखा अपन ने। तो कार्बन से में अभिक्रिया होगी, माने दोनों आपस में रिएक्शन करके कार्बन किस में बदल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन में क्या जुड़ गया, O2 जुड़ गया। और O2 का जुड़ना क्या कहलाता है, O2 का जुड़ना देखो संयोग हो रहा है, प्लस माने जुड़ना, O2 का जुड़ना किस में आता है, उपचयन में। यानी वो रहा ना, कार्बन उपचयित हो रहा है, मानी उपचयन हो रहा है इसका, यानी ये कैसा है, सही है। समझ में आया, अपन को डिफाइन कैसा करना। देखो अब समझ में आया। देखो ये कार्बन है, कार्बन अकेला है, इनकी अभिक्रिया हुई तो आपस में क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन। तो ये उपचयत हो रहा है, तो ये कथन कैसा है, सत्य। अब चौथा क्या है, लेड ऑक्साइड का, मान जो लेड ऑक्साइड है वो उपचयत हो रहा है। क्या हो रहा है, अपना उपचयत हो रहा है, सॉरी अपचयत हो रहा है। तो अपन देखते लेड ऑक्साइड कहाँ है, ये अपना लेड ऑक्साइड। अब इसमें देखिए लेड ऑक्साइड जब आपस में कार्बन से ये क्रिया करके किस में बदल रहा है, लेड, ओनली लेड बच रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। माने ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यानी ऑक्सीजन निकल रही है, घट रही है। तो ऑक्सीजन का ये घटना क्या कहलाता है, अपचयन, यानी अपचयत हो रही है। लेड ऑक्साइड अपचयत हो रही है, ये कथन है, इसलिए सत्य है। समझे ना आप कि इनने बोला लेड ऑक्साइड अपचयत हो रही है, लेड ऑक्साइड अपनी ये है।
जब अपन ने ये अभिक्रिया हुई तो क्या बना, लेड अकेला बचा। अब लेड अकेला बचा यानी ऑक्सीजन निकल गई, और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता, अपचयन। तो ये क्या हो रही, अपचयन। इसे टोटल बेस क्वेश्चन है, ये परिभाषाओं पर जो पिछले लेक्चरों में अपन कर चुके हैं ना, तो आपने अगर नहीं समझा है, सीक्वेंस से लेक्चर नहीं देखें, तो आप पुराने लेक्चर को सीक्वेंस से फॉलो करते आए, जिससे क्वेश्चन आंसर को करने में कोई दिक्कत आपको ना हो। तो ठीक है बच्चों, तो ये अपना हो गया। तो अब क्वेश्चन ने क्या बोला था कि कौन कौन से कथन असत्य हैं, तो अपना ये पहला असत्य था और दूसरा असत्य था, बाकी ये तीसरा चौथा सत्य था। तो यहाँ देखो ये ऑप्शन दिए गए हैं कि ए बी असत्य है का क्या, कि ए सी असत्य है, ए बी सी असत्य है क्या, कि सभी। तो भैया अपन को पता है कितने असत्य हैं, पहला और दूसरा, यानी ए और बी असत्य है, इसलिए अपन ने सही आंसर कौन सा कहलाया, 1 आंसर, माने सही आंसर ऑप्शन कौन सा कहलाया अपना, ऑप्शन नंबर 1 रोमन। ठीक है ना बच्चों, तो समझ में आया इसको कैसा करना था। आगे बढ़े अब अपन, चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दी गई है अपन को अभिक्रिया, ये अभिक्रिया दी गई है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की, माने जो ये अभिक्रिया दी गई है वो किस प्रकार की, इसमें क्या हो रहा है, इसी के बात को बताना है अपन को कि कौन सी अभिक्रिया, संयोजन है, विस्थापन है, वियोजन है, कि है ना द्विविस्थापन है। हालांकि सेकंड नंबर पे द्विविस्थापन है, सेकंड नंबर पे क्या है, द्विविस्थापन। ठीक है ना बच्चों, तो अब ये कौन सी अभिक्रिया है, अब आपको देखो यही है, कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए, आपको परिभाषा पता होना चाहिए कि जो है ना उपचयन संयोजन अभिक्रिया क्या कहलाती, द्विविस्थापन, वियोजन, विस्थापन, ये अभिक्रिया क्या कहलाती। तो ये अपन ने पता है, अपन ने अच्छे से पुराने लेक्चरों में कॉन्सेप्ट को, परिभाषाओं को अच्छे से समझा है। तो वही बार बार वही बात है कि आप सिक्वेंस से देख के आएंगे ना, तो क्वेश्चन आंसर करने में कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। तो अपन देखते हैं, हम आशा करते हैं कि आपने देखा होगा जिससे आप कर सकें। तो ये अभिक्रिया दी है, अब इसमें देखो ये एक पदार्थ है Al, है ना Al। अब ये क्या कर रहा है, देखो हमने वो बताया था ना कि जब देखो Al क्या हुआ, Al और Fe2O3 की आपस में क्रिया हुई तो किसका निर्माण हुआ, Al2O3 और Fe अलग हो गया। मतलब देखो ये Fe अलग हो गया, बाहर चला गया, और Al ने किसकी जगह ले ली, Fe की। O3 तो ज्यों करते हुए हैं, बाकी Fe कहाँ चला गया, बाहर निकल गया, और Al ने किसकी जगह ले ली, Fe2। और ये जगह लेना माने क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाती है, जब एक अभिकर्मक दूसरे यौगिक के तत्व को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ले लेता है। तो इसने क्या किया, एल्यूमिनियम ने, एक ये अभिकर्मक तत्व है, इसने दूसरे यौगिक के एक तत्व को क्या कर दिया, विस्थापित, माने इसको ये कहाँ चला गया, Fe को माने विस्थापित कर दिया, माने Feg अलग निकल गया और स्वयं उसका स्थान ले लेता, यानी एल्यूमिनियम ने इसका स्थान ले लिया और Fe को भगा दिया। तो इसने ले लिया, तो ये कौन सी परिभाषा कहलाई, अपनी विस्थापन अभिक्रिया। यानी आंसर अपना क्या हुआ, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हुआ अपना सही आंसर, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े अब अपन। अब देखते हैं अपन तीसरा क्वेश्चन। तो लोह चूर्ण, यानी जो लोहा है Fe आयरन है, उसका चूर्ण बनाया दिया गया है, और लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, उत्तर लिखिए। इन्होंने क्या बोला है कि लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी जो अपनी Fe है आयरन, उसका चूर्ण है, ये किस रूप में है, चूर्ण रूप में है, इस पर क्या डाला, HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला, तो क्या रिएक्शन होगी। तो देखो क्या माने हुआ। अब आपको बता दें, हालांकि ये थोड़ा सा सेकंड चैप्टर में भी इसका उपयोग और अच्छे से बताया गया है कि क्या होता है जब ये चूर्ण है, जो लोहा है वो कैसा है, धातु है, कैसा है, धातु, और HCl क्या है, एक अम्ल है। तो हालांकि आप अभी समझ लीजिए, बाकी है ना अपन चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर ऐसा क्यों हुआ। देखिए आपको चैप्टर नंबर 2 की थोड़ी बात बता दें, जो इस यहाँ कॉन्सेप्ट लगना है कि जब धातु माने कोई भी धातु की क्रिया जब अपन अम्ल से कराते हैं, किससे कराते हैं, अम्ल से कराते हैं, तो किसका निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। किसका, हाइड्रोजन गैस निकलती है यानी, और साथ ही साथ किसका निर्माण होता है, अपना लवण का निर्माण होता है। तो सबसे पहले बात हुई जब Fe की HCl माने अम्ल से, माने ये Fe धातु है, लोहा धातु होता है ना, तो धातु की क्रिया जब अम्ल से कराई यानी HCl से कराई तो लवण प्राप्त हुआ। लवण प्राप्त हुआ माने कौन सा लवण प्राप्त हुआ, FeCl वाला, और साथ में क्या निकली, हाइड्रोजन गैस निकली। तो अब FeCl मतलब ये देखो आयरन क्लोराइड।
तो अपनी आयरन क्लोराइड अपनी निकली और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी हुई, माने देखो एक लवण बना और हाइड्रोजन गैस बनी। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि कभी भी ये दो पार्ट का है, हालांकि अभी याद कर लीजिए, जब अपन दो पार्ट में डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे क्यों किया। तो सबसे पहले आप यही देखिए कि धातु जब अम्ल से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, माने हाइड्रोजन गैस निकलती और साथ ही साथ क्या बनता है, लवण बनता है। तो ये लोहे की चूर्ण की क्रिया अम्ल से कराई गई, यानी धातु की क्रिया अम्ल से कराई गई, तो क्या क्या मिला अपन को, हाइड्रोजन गैस मिली और लवण प्राप्त हुआ। तो लवण देखो AFeCl वाला ये आयरन क्लोराइड प्राप्त हुआ, तो अपन को ये आयरन क्लोराइड प्राप्त हुआ और साथ ही साथ क्या प्राप्त हुई, हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुई। तो आप ऑप्शन कौन सा, ये आयरन लवण, ये लवण एवं जल, तो जल तो प्राप्त नहीं हुआ, यानी ये भी गलत। कोई अभिक्रिया नहीं होती, अभिक्रिया तो होती है क्योंकि धातु अम्ल से क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस और लवण बनाता है, इसलिए ये भी गलत। अब तीसरा क्या है, क्लोरीन गैस का आयरन ऑक्साइड बनता है। अब क्लोरीन गैस का यहाँ तो कोई क्लोरीन की संभावना ही नहीं है, तो ये भी गैस, क्लोरीन गैस थोड़ी बन रही है अपन को, कौन सी, हाइड्रोजन गैस वाली, तो ये भी ऑप्शन गलत है। यानी बचा कौन सा, ए, तो ये सही होगा। क्यों होगा, देखो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। देखो हाइड्रोजन गैस बन रही है और लवण जो कौन सा बन रहा है, FeCl वाला आयरन क्लोराइड। ठीक है ना बच्चों, तो आपको समझ में आया ये। हालांकि इस चैप्टर नंबर 2 का थोड़ा सा बेसिक है, तो आपको हमने यहाँ बता दिया है, तो आपको तो समझ में आ गया होगा, और वहाँ आगे डिटेल से और पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है ना, तो आगे बढ़े। अब देखते हैं अपन चौथा क्वेश्चन, कौन सा देखते हैं भैया, अपन देखते हैं अब चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, माने जो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो अपन आंसर देखते हैं, किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद तत्व के परमाणुओं की संख्या के समान होती है तो ऐसे रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब इसका क्या है, देखो इनने बोला, देखो आपको पता है अभिक्रिया होती है किनके मध्य, अभिकारकों के मध्य। किसके मध्य, अभिकारकों के मध्य। जब अभिकारकों के मध्य अभिक्रिया हुई तो किसका निर्माण होता है, उत्पाद का। अपन लिखते हैं ना, जो जिनकी आपस में रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, उनको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में यानी बाएं पक्ष में लिखते हैं, और जो उत्पाद बनता है उसे दाएं पक्ष में लिखते हैं यानी RHS में, और यहाँ ये LHS। तो देखो जब देखो अपन जैसे देखें, कार्बन की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो आपने देखा यहाँ कार्बन कितने, एक, और माने लेफ्ट हैंड साइड में यानी अभिकारक में कार्बन कितने हैं, एक, कार्बन एक है अपने, कितने, सॉरी कार्बन कितने हैं, एक है। और यहाँ देखिए उत्पाद में यानी RHS में कार्बन कितने, यहाँ भी एक है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, और उत्पाद में भी देखिए ऑक्सीजन कितनी है, 2, यानी दोनों पक्षों में जो परमाणुओं की संख्या है कार्बन और ऑक्सीजन की वो समान है। वो ये बताया गया है कि किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद तत्व के परमाणु संख्या के बराबर होती है तो ऐसे रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी अपन ये कहेंगे ये रासायनिक समीकरण जो है वो कैसा है, संतुलित, क्योंकि यहाँ कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, इसी प्रकार उत्पाद में भी ऑक्सीजन 2 है और कार्बन यहाँ 1 है। ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद ये क्वेश्चन ये तो हो गया कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो इतनी 3 लाइनों में अपन ने बता दिया कि रासायनिक समीकरण क्या है। अब अगला इसी में क्वेश्चन था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। यहाँ को है थोड़ा सा दिखना रहा हो लोगों के चक्कर में, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो ये अपन वही बात बता रहे चौथी लाइन से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन हेतु रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं क्योंकि इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश, यह प्रत्येक क्रिया में नियत रहता है। अब ये क्या है, देखो पिछले लेक्चर में अपन पढ़ चुके ना, क्या, द्रव्यमान संरक्षण के नियम, किसके, द्रव्यमान संरक्षण के नियम, ठीक है ना। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहलाता है कि ना तो द्रव्यमान बनता है ना विनाश होता। मान लीजिए 100 ग्राम अपने पास चीनी है, क्या है, 100 ग्राम चीनी, और मान लीजिए 5 ग्राम है चाय पत्ती, क्या है, चाय पत्ती, तो दोनों को मिलाएंगे तो कितना वजन मिलेगा, प्राप्त, कितना भार प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा द्रव्यमान, 105 ग्राम ही होगा ना। 100 ग्राम चीनी और 5 ग्राम चाय पत्ती तो 105 ग्राम मिलेगा।
इतना ही मिलेगा ना, कि ऐसा तो होगा नहीं कि 110 ग्राम हो जाए, या ऐसा भी नहीं होगा कि है ना अपना है ना 100 ग्राम बचे। माने ना द्रव्यमान का ये विनाश हो रहा, माने ना कम हो रहा है, ना द्रव्यमान का सृजन हो रहा है, ना ज्यादा बढ़ रहा है। जितना होता है द्रव्यमान क्या होता है, नियत रहता है, ना बराबर रहता है। यहाँ भी 105, देखो इन दोनों को जोड़ो तो ये भी 105 और उत्पाद भी 105, यानी दोनों बराबर होते हैं। यही नियम है द्रव्यमान संरक्षण का, कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन हेतु रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, क्योंकि इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता, ना ही ये ज्यादा हो जाएगा एकदम से, जितना है उससे ज्यादा हो जाए, ना उससे कम होता, क्योंकि ना ही विनाश माने ना ही कम होता है। मतलब दोनों नियत रहते माने बराबर रहते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो समझ में आया कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है और क्यों, माने ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन हेतु अपन क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। जैसे यहाँ कार्बन 1 है तो यहाँ भी अपन को 1 चाहिए, यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 ही चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान क्या होता है, नियत होता है। ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़े अब हम। चलिए अपन अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करें तथा संतुलित करें, माने कीजिए। तो अपन को ये जो कथन दिए गए हैं उनसे क्या बनाना है, अपन को रासायनिक समीकरण बनाना है इन कथनों का, और साथ ही साथ अपन को क्या करना है कि इन समीकरण को संतुलित भी करना है। तो चलिए देखते हैं क्या कथन बोला है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। मतलब क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस से संयोग करके, माने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की आपस में क्रिया होती है, तो उनको क्रिया करके किसका निर्माण होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। तो ये अपना क्या हो गया, रासायनिक समीकरण। इसी प्रकार से बनाने, ये हिंदी में लिखा है, देखो अपन ने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण का उपयोग क्यों करते, उसे बनाते क्यों है, कि इतनी बड़ी हिंदी ना लिख के माने उसे संक्षेप में लिखना, यानी संकेत के रूप में लिखना, यानी प्रतीकात्मक निरूपण करना। तो माने रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। तो ये अपन ने रासायनिक समीकरण बना दिया। अब इसको करना है संतुलित। तो अपन ने संतुलित करने की विधि अपन अच्छे से पढ़ ली, बहुत अच्छी ट्रिक सीखी कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, धातु को संतुलित करते हैं, फिर अधातु को करते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन को करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन को करते हैं। तो सबसे पहले धातु को करते हैं, तो यहाँ कोई धातु दिख रही नहीं, दिख रही। अब देखिए अधातु, तो अपन को क्या दिख रही है, अधातु नाइट्रोजन। हालांकि हाइड्रोजन भी अधातु है, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अधातु होते हुए भी इनको तीसरे और चौथे नंबर पे करते हैं। ये क्या है, अपनी ट्रिक है। हालांकि आपने ये ट्रिक अगर ना समझी हो तो अपना लेक्चर नंबर 4 है अपने इसी प्लेलिस्ट में, चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट में 10वीं की दिया गया है, तो आप है ना वहां से जाके समझ सकते हैं। यहाँ अपन थोड़ा सा स्पीड में जल्दी कर लेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ देखिए यह धातु, सबसे पहले धातु देखें कि धातु को संतुलित करना पड़ता, तो धातु देखिए यहाँ कोई नहीं दिख रही, तो धातु कैंसल। अब देखें अधातु, तो अधातु एक नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है, लेकिन हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में करते, इसलिए अपन किसको करेंगे, नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन यहाँ कितनी है, 2 है नाइट्रोजन, और यहाँ कितनी है, 1। तो यहाँ 2 का देखो अपन को पढ़ा है ना कि अपन दोनों साइड संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ता, दोनों साइड के परमाणुओं की संख्या को समान करना पड़ता तत्वों की। तो नाइट्रोजन यहाँ 2 है, तो यहाँ भी नाइट्रोजन 2 होनी चाहिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन देखा था, जब कार्बन 1 है और वहां भी 1, तो वो संतुलित था, लेकिन ये असंतुलित है, तो इसको अपन क्या करेंगे, संतुलित। तो यहाँ नाइट्रोजन कितनी है, 2, और यहाँ नाइट्रोजन कितनी है, 1। तो यहाँ क्या कर देंगे अपन, 2 आगे लगा देंगे, तो नाइट्रोजन भी कितनी हो गई, 2 हो गई नाइट्रोजन। अब बारी है लास्ट में हाइड्रोजन की, तो यहाँ हाइड्रोजन कितनी है, 2, और यहाँ हाइड्रोजन कितनी है, 3 नहीं 6, क्योंकि ये गुणांक है, आपको बताया था। हालांकि देखो आपको ये हम पता है बार बार क्यों बोलते हैं कि आप पिछले लेक्चर देखिए, सीक्वेंस से देख के आइए। हम देखो, हाँ हो सकता है कि कई बच्चों ने सीक्वेंस देखा हो तो उन्हें लगेगा कि सर आप तो आगे बढ़िए, हमने तो देखा है। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते जो डायरेक्ट आते, सिर्फ अभ्यास, जैसे उन्होंने देखा कि हमें अभ्यास के क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं उनके आंसर, तो वो सर्च मारते हैं तो अभ्यास के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब उनको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं, तो उनके लिए कहना पड़ता है कि बच्चों आप हमारे माने जो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर नंबर 1 की, तो माने प्लेलिस्ट हालांकि पूरा जितना केमिस्ट्री पोर्शन है अपना 10वीं का वो पूरा उसमें डाला है, तो आप सीक्वेंस से वीडियो देख लेंगे ना एक बार, थोड़ा आप समय लगेगा लेकिन आप पे अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आप ये क्वेश्चन को जल्दी से कर सकते। ये अब हिंदी तो है नहीं कि अपन को याद करना पड़ेगा, ये साइंस है तो अपन को समझना पड़ेगा। हालांकि हिंदी भी समझना पड़ता है, लेकिन उसके लिए फिर क्वेश्चन आंसर जैसे कम समय बचा तो याद कर लेंगे,
लेकिन यहाँ तो आपको समझना पड़ेगा तभी संतुलित कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसने ना देखा हो तो वो देख लेना। ठीक है बच्चों, तो अब ये नाइट्रोजन तो हो गई, अब आई हाइड्रोजन। तो यहाँ हाइड्रोजन कितनी है 3, लेकिन गुणांक लगा ना 2, तो पता है आपका गुणांक और परमाणु की संख्या का, किसका, परमाणु की संख्या का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, तब आता है टोटल परमाणु की संख्या। तो हाइड्रोजन कितनी की संख्या, परमाणु की संख्या कितनी 3, ये गुणित तो गुणित, और गुणांक कितना है 2, ये गुणा, तो 3 दूनी 6, यानी हाइड्रोजन कितनी है यहाँ 6। अब यहाँ हाइड्रोजन है 6, तो अब बताइए, और यहाँ हाइड्रोजन है 2, तो ये कैसे कम बनेगा संतुलित करने के लिए। तो अपन क्या करेंगे, अगर देखो अपन गुणांक लगाना पड़ता है संतुलित करने के लिए, तो गुणांक यानी गुणा, मानी 2 में से काय का गुणा करेंगे कि ये हाइड्रोजन 6 हो जाए, क्योंकि 6 बनाना ना, तो 3 का गुणा करेंगे, क्यों 3 दूनी 6, तो यहाँ लगा दिया आगे 3, आगे गुणांक 3 लगा दिया, और हाइड्रोजन 2, तो हो गए ना 6। तो यहाँ भी 6 हाइड्रोजन, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन भी 2 और नाइट्रोजन भी 2, तो ये हो गया अपना समीकरण, क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है ना, तो आपको सिर्फ आंसर में कितना लिखना है, इतना, बस इतना, अपन को इतना लिखना है, ये समीकरण संतुलित। ठीक है ना बच्चों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि अब हमने बता दिया कि ट्रिक क्या है, बाकी आप वहां से जो वीडियो डली है 4थे नंबर की लेक्चर, वहां से आप पूरा ट्रिक देख सकते हैं। ठीक ना, हाँ 4था ही है। ठीक है, तो देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। तो बी क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो इसको अपन समीकरण के रूप में लिखेंगे, तो क्या बोला इनने, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S। अब इनकी आपको यौगिक याद करना पड़ेगा कि ये कैसा बनता है, सूत्र क्या होता है इन यौगिक का। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है जो उसका सूत्र है H2S, की क्रिया किससे कराते हैं अपन, माने वायु में दहन, सॉरी यहाँ है वायु में दहन होने पर। तो वायु में दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया। कभी भी लिखा हो कि वायु में दहन हो रहा है, यानी क्या करना है, ऑक्सीजन की क्रिया कराना है। तो इससे किसका निर्माण होगा, एक तो जल बनेगा, तो H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, तो SO2। अब इसको अपन समीकरण को संतुलित करेंगे ना आपको, तो सबसे पहले वही कि अपन धातु देखेंगे संतुलित करने, तो यहाँ धातु दिख रही, कोई नहीं दिख रही। अब आएंगे अधातु पे, तो हालांकि ऑक्सीजन भी अधातु है, लेकिन उसको तीसरे नंबर पे करते, तो अपन देखते हैं सबसे पहले, और हाइड्रोजन को चौथे पे करते, तो सबसे पहले देखते हैं अपन सल्फर का। सल्फर यहाँ 1, यहाँ सल्फर 1, कंप्लीट। अब आ गए ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन देखो यहाँ 2 और यहाँ 2 और एक 3, तो क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे ऑक्सीजन 2 और गुणा, माने कैसे, यहाँ 3 है, यहाँ 2 थी पहले, सॉरी ये अभी ध्यान नहीं देना यहाँ, तो अपन ने अभी लिख दिया है पहले से, ऑक्सीजन 2 थी और यहाँ ऑक्सीजन कितनी थी 2 और एक 3। तो अपन को बराबर करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ क्या कर देंगे, देखो यहाँ 2 है, यहाँ अपन 2 का गुणा कर देंगे तो बी बन जाएगा 4, और यहाँ भी 2 का कर देंगे तो ऑक्सीजन हो जाएगी 2, तो 2 और 2 4। समझे ना, ये कॉन्सेप्ट हमने क्या लगाया कि यहाँ भी 4 बना दी और यहाँ भी टोटल 4 बना दी। तो अपन ने क्या किया, यहाँ भी 2 लगा दिया, यहाँ भी 2 लगा दिया। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन तो संतुलित हो गए। अब देखते हैं हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन देखिए आपने, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 अब यहाँ तो हाइड्रोजन 2 है, तो 4 करने के लिए क्या करेंगे, 2 का गुणा, तो 2 दूनी 4, तो ये भी हो गया अपना, ये भी हो गया। हालांकि लेकिन एक चीज आपको मिस्टेक लगेगी फिर। अब देखो ऑक्सीजन कितना हो गया 4, और यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, ये 2 और 2 4, लेकिन थोड़ा सा अब आप देख सकते हैं, देखो यहाँ देखिए आप कि H2S, देखो सल्फर कितने हो गए अब 2, और यहाँ सल्फर कितने हैं, यहाँ सल्फर कितने हैं 1। देखो अपन को, और एक चीज हमने ट्रिक में बताई थी ना कि जब अपन आगे बढ़ते हैं तो पीछे भी देखते जाते हैं कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। देखो अब यहाँ इस हाइड्रोजन को संतुलित करने के चक्कर में सल्फर 2 हो गया, जबकि अपन ने पहले देखा था 1 ही था दोनों में। तो अभी सल्फर गड़बड़ हो गया, तो अपन यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। अब सल्फर को सुधारा, तो ये देखो ऑक्सीजन में गड़ा, ऑक्सीजन ये 4 और 2 6, और यहाँ कितना है सर 4, तो अपन इसको सुधार देंगे, 6 बनाने के क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, तो हो गया रासायनिक समीकरण संतुलित। तो भैया ये आप उतार लीजिएगा, और हम बार बार, अब ये हमने बता दिया, अब एक लास्ट बार बस आपसे, माने थोड़ा सा ये है कि आप देख के आइएगा जिसने नहीं देखा है, जिससे आप अच्छे से समझ लें। ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। कौन सा तीसरा, तो माने सी वाला, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। मतलब क्या है कि जो अपना एल्यूमिनियम सल्फेट है,
कि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट, माने एल्यूमिनियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट क्या बेरियम क्लोराइड आपस में क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का निर्माण कर रहे हैं और बेरियम सल्फेट का निर्माण कर रहे हैं। तो इसको अपन सूत्र के यौगिक के सूत्र के रूप में लिखें, समीकरण के रूप में। तो बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट से क्रिया करके, एल्यूमिनियम सल्फेट से क्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड किसका, एल्यूमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का निर्माण करता है। देखो बच्चों, हालांकि वो थोड़ा सा आगे अपन ने ध्यान नहीं दिया कि अपन इसके संकेत माने अवस्था भी लिख सकते हैं, माने किस अवस्था में पाया जाता है। तो हालांकि अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि बेरियम क्लोराइड होता है एक्वस मीडियम में, यानी जलीय विलयन। एल्यूमिनियम सल्फेट भी जलीय विलयन होता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या होता है, ये भी जलीय विलयन होता है। और बेरियम सल्फेट अवक्षेप प्राप्त होता है, यानी ये सॉलिड रूप में होता है। हालांकि पिछले की भी आपने देखना हो तो वो हाइड्रोजन नाइट्रोजन सब गैस थी, अमोनिया गैस, और बाकी पिछले में भी सिर्फ चलिए आपको बता ही देते हैं जिससे आपको परेशानी ना जाए कि ये नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और अमोनिया गैस भी गैस बनी, ठीक है ना। और यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड ये भी गैस है, ऑक्सीजन ये भी गैस है, लेकिन जो H2 है जल है यानी लिक्विड रूप में, और SO2 भी एक गैस है, ठीक है ना बच्चों। तो आपको हमने बता दिया जिससे दिक्कत ना हो, माने और अच्छा अट्रैक्टिव लगता है जब चेक करते हैं क्वेश्चन पेपर सर लोग, तो उन्हें भी अच्छा लगता है, हाँ बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे समझते हैं, उन पर बनता है, तो अपन को ज्यादा इंप्रेशन जाता है सर के पास, ठीक है ना बच्चों। तो ये अपना हो गया। अभी अपन ने समीकरण तो लिख लिया, अब इसके बाद इसको हल कैसे, माने इसको संतुलित करना रह गया। तो सबसे पहले संतुलित के लिए वही विधि, सबसे पहले धातु को संतुलित, फिर अधातु को, फिर उसके बाद ऑक्सीजन को, सबसे पहले धातु, फिर उसके बाद धातु, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। सबसे पहले यहाँ धातु देखो, एक बेरिलियम धातु है और एल्यूमिनियम। तो यहाँ देखो बेरिलियम कितनी है, एक, और यहाँ भी कितनी है, एक, यानी ये धातु तो कंप्लीट है, माने संतुलित है। अब देखते हैं अगली धातु एल्यूमिनियम। तो यहाँ एल्यूमिनियम कितनी है, 2, और यहाँ एल्यूमिनियम कितनी है, 1। तो क्या करेंगे, यहाँ दोनों में बराबर करने के लिए यहाँ 2 कर देंगे एल्यूमिनियम, क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ 1 थी, तो यहाँ बना दिया अपन ने 2। क्लियर हो गया। अब इतना अपन ने कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब करना है, धातु तो हो गई दोनों, एक तो एल्यूमिनियम और बेरिलियम थी, तो दोनों हो गई। अब आ गए अधातु पे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़, क्योंकि वो तीसरे और चौथे नंबर पे करेंगे, ठीक है ना। तो अब आ गई एक सल्फर और एक आ गई अपनी क्लोरीन। तो सल्फर देखो यहाँ कितनी है, देखो देखो आपको बता दिया था कि जब होल टॉइस होता है माने पूरे पे घात, तो सल्फर एक नहीं समझना है, होल टॉइस माने पूरी घात है, यानी S पे 3 की है। तो मतलब क्या होगा कि सल्फर कितने, 3। तो सल्फर यहाँ कितने, 3, और यहाँ सल्फर कितना है, 1। तो अपन क्या करेंगे, सल्फर को 3 बनाने यहाँ आगे लगा देंगे, 3 बन गया 3। अब आप देखिए, देखो हमने बताया था कि आगे बढ़ते जाएं तो पीछे देखते जाएं कि कोई बिगड़ा तो नहीं है। तो यहाँ देखो अपन ने सल्फर को 3 करने के चक्कर में बेरिलियम भी कितना हो गया, 3। तो यहाँ भी अपन बेरिलियम को क्या कर देंगे, 3। अब बेरिलियम हो गया अपना 3, तो ये कर दिया। अब लेकिन आपको बता दें कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं, आप देख लीजिए कि ये समीकरण ऑलरेडी संतुलित हो चुका है। देख लीजिए, बेरिलियम 3, बेरिलियम 3, क्लोरीन ये 6, क्लोरीन 2 है, और ये 3 गुणांक है, तो 3 दूनी 6, यानी क्लोरीन 6। यहाँ देखिए क्लोरीन, ये क्लोरीन 3 और गुणांक 2, तो 3 दूनी 6, क्लोरीन भी हो गया। एल्यूमिनियम को देखिए, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2। यहाँ देखिए सल्फर 3, यहाँ देखिए सल्फर 3, देखो सल्फर 1 है और गुणांक 3, तो 3 एकम 3, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 4 थी, देखो 4 तो ये ऑक्सीजन है, और उसके बाद पावर लगी 3 की, तो 4 थी 12, तो 4 थी 12 हो गए ऑक्सीजन। और यहाँ देखिए कि ऑक्सीजन कितने, ये आगे गुणांक 3 और ऑक्सीजन ये 4, तो 4 थी 12, हो गए ना दोनों संतुलित। तो क्लियर हुआ, अपन को सब संतुलित हो गया, ये बन गया अपना संतुलित रासायनिक समीकरण। इसको क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं, पोटेशियम धातु, क्या जो पोटेशियम यानी कि पोटेशियम धातु है वो जल के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यानी KOH का, और साथ ही साथ क्या देती है, हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस। तो ये गैस रूप में है, और KOH किस रूप में होता है अपना, बताइए, आपके लिए होमवर्क है, आप करके बताना है। ये लिक्विड फॉर्म में और एक सॉलिड फॉर्म में। अब ये आपको बता दें कि ये देखो पोटेशियम एक धातु है, चलिए आपको बता ही देते हैं, पोटेशियम एक धातु है यानी सॉलिड, हाइड्रोजन क्या है, लिक्विड है, लेकिन ये जो अपना KOH है ये क्या है, एक, बताइए,
लवण है। कैसा है ये? लवण है। लवण है यानी सॉल्ट है। जैसे NaOH बनता है ना, वैसे ये लवण ये बना, ठीक है ना। तो अब देखते हैं अपन इसको संतुलित करना। तो सबसे पहले अपन किसको करेंगे? धातु को संतुलित। तो यहाँ देखिए के धातु, देखो ये वाले पैटर्न चलेंगे ना, ये ट्रिक 100% 100% लगती है ट्रिक। हालांकि चौथा लेक्चर है, इस पे पूरा बेस ओनली सिखाई है, वो लेक्चर पूरा है आज रासायनिक समीकरण को आसानी से संतुलित कैसे करें, तो वो पूरा आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं धातु, क्योंकि अपन को धातु को वो सीक्वेंस से ट्रैक है ना अपनी के, सबसे पहले धातु को करते संतुलित। तो पोटेशियम धातु एक है, यहाँ भी एक तत्व है माने, तो ये तो धातु संतुलित है। अब देखते हैं अधातु। अब अधातु तो कोई नहीं देख रही, हाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अधातु है, लेकिन उनको तीसरे और चौथे नंबर पे करते। तो ऑक्सीजन को करना है अब, तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ? एक, और यहाँ भी ऑक्सीजन कितना? एक, ठीक है। लेकिन अब हाइड्रोजन का हो जाता है, और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और बच्चों को दिमाग लगना पड़ता है कि ऑक्सीजन और पोटेशियम तो ठीक है, तो बच्चे खुश हो जाते हैं, सिर्फ अपन को हाइड्रोजन को करना। लेकिन एक थोड़ा सा रह जाता है कि भैया इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। देखो हाइड्रोजन यहाँ 3 और यहाँ कितना? हाइड्रोजन 2। तो आपको बताया 3 और 2 वाले केस में अपन क्या करते हैं, यहाँ 2 होता है और यहाँ 1 होता है, तो अपन 2 2 कर देते, और यहाँ भी 2 2 कर देते, तो ये 4 हो जाता, और यहाँ भी अपन 4 बना देते। वो कैसे? चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 2 और हाइड्रोजन यहाँ 2 कैसे होगा? अपन 2 लगाने पर, तो ये हो गए कितने? 4। और यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन 2 है, तो 2 लगा दिया, तो ये भी कितने हो गए? 4। तो हाइड्रोजन क्या हो गए? देखो पिछले क्वेश्चन में आपको ध्यान हो, बी वाले में किया था ऐसे ही, तो वो आपको ध्यान हो। तो ये हो गए अपना, तो अब दोनों में 4 4 हो गए। अब 4 4 हो गए, लेकिन देखिए अपन की धातु बिगड़ गई, पोटेशियम। कैसे? आप देखिए सबसे पहले देखो ये अपना, देखो और पोटेशियम 2 था, यहाँ 2 हो गया, और यहाँ कितना? 1। तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ आगे 2 लगा देंगे, तो पोटेशियम भी कितना हो गया? 2। तो ठीक है। तो अब देखिए पूरा रासायनिक समीकरण कैसा होगा? संतुलित हो गया। तो ये 4 वो तो हमने बताया था, ठीक है ना बच्चों। तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। तो चलिए करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6वां। तो सबसे पहले इसमें भी वही है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, यानी वही विधि लगाना है। ट्रिक धातु को संतुलित करना पहले, फिर अधातु को करना, उसके बाद ऑक्सीजन को, फिर उसके बाद लास्ट में हाइड्रोजन को। तो चलिए ये करते हैं अपन। तो सबसे पहले यहाँ करते हैं। देखो यहाँ धातु को कौन सी दिख रही? कैल्शियम। तो यहाँ देखें कैल्शियम 1, कैल्शियम 1 छोड़ दिया। अब इसके बाद अपन को अधातु करना है, तो क्योंकि दोनों बराबर हैं तो छोड़ दिया, बस हो गया, वो तो पहले ही से संतुलित हैं। अब देखिए अधातु, तो आपको पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अधातु है, लेकिन वो उसको तीसरे और चौथे नंबर पे करते हैं। तो अब बची सिर्फ क्या? नाइट्रोजन। तो यहाँ नाइट्रोजन कितनी? 1। यहाँ नाइट्रोजन कितनी? 2, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ 1 है, लेकिन होल ट्वाइस लगा, यानी नाइट्रोजन कितनी है? 2। तो नाइट्रोजन 2 और यहाँ 1। तो अपन क्या करेंगे, इसको क्या कितना बना देंगे? 2। तो 2 यहाँ आगे लगा दिया। अब 2 आगे लगा दिया तो ये भी बिगड़े, तो अपन उसको सुधार लेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया, अपन ने यहाँ 2 लगा दिया। अब लेकिन देखो, अब देखो ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन कितने अपने पास? 2, होल ट्वाइस है ना ऑक्सीजन पे 2, और ये यहाँ 3, और लेकिन गुणांक है तो 3 दूनी 6। तो ये 6 ऑक्सीजन और यहाँ 2 ऑक्सीजन कितने हो गए? 8 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन हो गए? 8। अब यहाँ देखो 3 दूनी 6, यानी 6 और 1 7 है, और यहाँ 8 है, तो 1 बढ़ाएंगे, तो यहाँ तो 6 है ना, तो देखो 2 की आवश्यकता है, जबकि यहाँ 1 है, तो यहाँ अपन क्या लगा देंगे? 2। तो ऑक्सीजन भी 2 हो गए, तो यहाँ 8 हो गए, और यहाँ भी 8 हो गए। और अगर आपको बता दें हम कि हाइड्रोजन को संतुलित करने की जरूरत नहीं, आप देख लीजिए संतुलित है। देखो हाइड्रोजन कितने? यहाँ 2, और ये 2 4, यानी हाइड्रोजन कितने? 4, और यहाँ देखिए आप हाइड्रोजन कितने? 2 दूनी 4। तो ये कैसा हो गया? संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। यानी आंसर सीधे यहाँ ऐसे लिख सकते 2HNO3 + C कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हुई, तो कैल्शियम नाइट्रेट ये हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट + 2H2। ये बन गया अपना आंसर, ठीक है ना बच्चों। अब देखते हैं अगला। इसमें क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो सोडियम सल्फेट और जल बनता है। अब ये सभी क्रिया को अपन को क्या करना है? संतुलित करना है। तो अपन संतुलित कैसे करेंगे? वही विधि। सबसे पहले धातु, तो धातु है सोडियम, यहाँ 1 यहाँ 2, तो कितना क्या कर देंगे? इसको क्या आगे बना देंगे? 2। तो दोनों सोडियम बराबर हो गए। अब देखते हैं अपन अधातु। तो अधातु कौन सी है? देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़, तो सिर्फ क्या बची? सल्फर। यहाँ सल्फर कितना? 1, यहाँ सल्फर 1, यानी धातु भी हो गया, अधातु भी हो गया।
अब क्या हो गया, ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन आप देखिए, ऑक्सीजन ये हो गए 2, माने देखो ये अगर यहाँ से देखो हमेशा गुणांक ध्यान रखना, क्योंकि गुणा होता है, ऑक्सीजन 1 है लेकिन गुणा हुआ तो 2 एकम 2, और यहाँ कितना है ऑक्सीजन 4, तो कितना हो गया टोटल 6। और यहाँ देखिए ऑक्सीजन 4 और यहाँ 1 5, तो अपन 6 करने के लिए क्या करेंगे, 4 तो यहाँ है तो यहाँ 2 बना देंगे, ऑक्सीजन तो 6 हो जाएगा, तो ये आगे अपन ने बना दिया 2, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 2 और ये 4 6 हो गए ना बच्चों। थोड़ा सा क्या है कि वही आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, वहां से विधि सीख के जरूर आना पड़ेगा, तो अपन ये खटाक से कर लेंगे, देखो कितनी जल्दी से वो करने पर हो रहा है। आप विधि समझ लेंगे पर तो आप तो बिल्कुल जल्दी जल्दी से कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये समीकरण अगर आप देखें तो संतुलित हो गया, तो इसको उतार दें। तो देखो अब हाइड्रोजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हाइड्रोजन अपन ने कर ली और बाकी सब हो गया। तो 2NaOH की क्रिया H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से करते हैं तो सोडियम सल्फेट और साथ ही साथ जल बनता है। ठीक है ना बच्चों, हो गया। अब देखते हैं अगला सी वाला। तो NaCl यानी NaCl सोडियम क्लोराइड की क्रिया AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं तो सिल्वर क्लोराइड बनता है, साथ ही साथ सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो इसको अपन अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो आप अगर देखो यही विधि लगाएंगे, लेकिन आपको देखो ध्यान से कि ये ऑलरेडी संतुलित है, इसमें संतुलित करने की कोई जरूरत नहीं। देख लीजिए आप, सोडियम 1 सोडियम 1, क्लोरीन 1 क्लोरीन 1, सिल्वर 1 सिल्वर 1, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3, बराबर है ना। तो इसको सीधे सीधे आप बच्चे कहते हैं अरे सर ये मिसप्रिंट है, इसमें तो संतुलित ही दिया है। भैया उन्होंने ही दे दिया संतुलित, तो भैया उसमें करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सीधा डायरेक्ट जब अपन यौगिक लिख रहे हैं अपन सूत्र, तो वो तो पहले ही से संतुलित हो रहा दिख रहा है। तो भैया अपन को सीधे डायरेक्ट यही क्या कर देना है, उतार दें। तो Ag अपना ये दोनों संतुलित हैं, तो बस सोडियम नाइट्रेट। ठीक है ना, क्लियर हो गया आपके लिए, बन जाएगा। अब अपन देखते हैं चौथा लास्ट। यहाँ देखिए बेरिलियम क्लोराइड की क्रिया जब सल्फ्यूरिक अम्ल से करते हैं तो बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो सही वही विधि लगाएंगे अपन, यही ट्रिक। पहले धातु तो बेरिलियम 1 धातु क्लियर। अब आएंगे अधातु पे, अब कोई धातु तो दिख नहीं रही तो अब अधातु पे ही आएंगे। एक है क्लोरीन और एक है सल्फर, तो यहाँ सल्फर देखिए 1, यहाँ भी सल्फर 1, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी संतुलित। अब आई क्लोरीन, तो क्लोरीन यहाँ कितनी 2 और यहाँ क्लोरीन कितनी 1, तो 2 यहाँ दोनों बराबर होना चाहिए, तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी कितनी कर देंगे अपन 2, तो क्लोरीन कितनी हो गई 2 हो गई क्लोरीन। अब आप इतने ही बस करके आप ध्यान से देखिए तो ये पूरा रासायनिक समीकरण क्या हो गया है, संतुलित हो गया है। ठीक है ना बच्चों, तो ये क्वेश्चन हो गया अपना। अब अपन बढ़ते हैं आगे, तो चलिए 7वां क्वेश्चन करते हैं। निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या, निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल टॉयस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ साथ क्या बनाते हैं, बताइए क्या बनाते हैं, जल। तो लिखा ना जल, तो H2, ठीक है ना, सॉरी ये यहाँ लिख दिया H2। ठीक है ना बच्चों, तो अब इसको संतुलित करेंगे तो आप यदि इसको अपन ध्यान से देखें तो ये पहले से ही संतुलित है, कैल्शियम। ठीक है ना, आप मिला लीजिए, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 2 तो 4, यहाँ ऑक्सीजन 3 और 1 4। अब हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन भी यहाँ 2, सब संतुलित हैं। अब देखते हैं बी वाला। तो यहाँ क्या है, जिंक की क्रिया जब सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। तो अब इसको संतुलित करना है तो कैसे करेंगे अपन, चलिए देखते हैं। जिंक सबसे पहले अपन को क्या करना है, धातु को संतुलित, तो जिंक 1 यहाँ जिंक 1 ये संतुलित। अब देखेंगे सिल्वर को, क्योंकि सिल्वर भी एक धातु, तो सिल्वर 1 संतुलित है। अब देखेंगे अपन अधातु को, तो नाइट्रोजन कितनी यहाँ 1 और यहाँ नाइट्रोजन कितनी 2। देखो ये यहाँ 1 है लेकिन गुणांक ये होल ट्वाइस लगा ना, तो नाइट्रोजन भी कितनी हो जाती 2, तो जिंक कितनी हो गई जो 2, तो जिंक नाइट्रोजन तो 2 हो गई। अब हालांकि जिंक नहीं सॉरी नाइट्रोजन 2 हो गई और यहाँ नाइट्रोजन कितनी है 1, तो यहाँ क्या बना देंगे 2 हो गए नाइट्रोजन। लेकिन आप देखो अब अपने देखा था कि भैया आगे बढ़ते जाएं तो पीछे, देखो ट्रिक में क्या था, आगे बढ़ते जाएं तो पीछे वालों को भी देखो कि गलत तो नहीं हो रहा। अधातु को तो अपन ने संतुलित किया तो भैया धातु मिस्टेक हो गई, देखो Ag भी 2 हो गया, तो यहाँ भी Ag को कितना कर देंगे
2 अपन कर देंगे। अब आप ध्यान से देखिए कि पूरा समीकरण क्या हो गया है, संतुलित हो गया है। अब देखते हैं तीसरा वाला। तो एल्यूमिनियम की क्रिया जब कॉपर क्लोराइड से कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, अपना एल्यूमिनियम क्लोराइड, साथ ही साथ कॉपर का निर्माण होता है। तो अब इसको संतुलित करना है। देखिए सबसे पहले किसको करेंगे अपन, धातु को। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम धातु, देखिए एल्यूमिनियम एक खुश। अब देखिए कॉपर एक खुश। अब देखते हैं अधातु क्लोरीन। यहाँ क्लोरीन कितनी, 2, और यहाँ कितनी क्लोरीन, 3। कितनी है, 3, और यहाँ कितनी है, 2। तो अब इनको संतुलित कैसे करें, तो यहाँ देखो आप 2 और 3 में देखो मोस्ट कॉमन क्या होता है, आपने देखा 2 दूनी 4, 2 3 6, यहाँ 3 दूनी 6, तो ये कॉमन आ रहा 6, यानी दोनों साइड क्लोरीन अपन 6 करेंगे। तो क्लोरीन 3 है तो 6 कैसे करेंगे, 3 में कितने का गुणा करेंगे, 2 का, तो क्लोरीन हो गई 6, तो 3 दूनी 6। और यहाँ 6 बनाने के लिए क्लोरीन 2 है तो किसका गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, तो 3 का गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6 हो गया बच्चों ये। अब देखो इस चक्कर में अपन को अधातु को करने में धातु बिगड़ गई। देखो यहाँ कॉपर कितना हो गया, 3, और यहाँ कॉपर कितना है, 1, तो अपन इसको भी 3 कर दे रहे हैं, 3 लगा के। अब देखो एल्यूमिनियम कितनी हो गई, यहाँ 2, तो यहाँ भी एल्यूमिनियम 2 कर दे रहे हैं। लीजिए समीकरण आपका संतुलित हो गया, वाह, ठीक है ना। तो अब देखते हैं डी वाला। तो अब देखते हैं बेरियम क्लोराइड की क्रिया जब आप पोटेशियम सल्फेट से करते हैं तो बेरियम सल्फेट तथा किसका निर्माण होता है, पोटेशियम क्लोराइड। ये पोटेशियम के बाद यहाँ नहीं देखना क्वेश्चन, यहाँ देखो इस साइड हो गया, हालांकि ये क्लोराइड, चलो यहाँ लिखते तो क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड। तो सबसे पहले अपन वही विधि, सबसे पहले धातु, तो देखिए Ba1 माने बेरिलियम 1 है। अब देखते हैं पोटेशियम, तो पोटेशियम अब देखते हैं, देखो धातु हो गई है, पोटेशियम देखते हैं। तो पोटेशियम धातु को देखेंगे तो के कितनी है, माने पोटेशियम कितना, 2, और यहाँ कितना है, 1, तो इसको भी अपन 2 बना देंगे संतुलित करने के लिए, 2 बन गए, हो गया अपन का 2। अब इसके बाद देखो अधातु, तो सल्फर देखी, सल्फर 1, यहाँ सल्फर 1, लेकिन क्लोरीन देखी, यहाँ क्लोरीन कितनी, 2, यहाँ क्लोरीन कितनी, 1, तो इसको देखो, सॉरी यहाँ क्लोरीन 2, तो यहाँ भी क्लोरीन 2, और आप देख सकते हैं पूरी समीकरण क्या हो गया है, संतुलित। तो ठीक है, आप ये नोट कर लीजिएगा, हालांकि ये मिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसको तो हमने बताया था सारगुणन करने के हिसाब से, ना तो आप नोट कर लें, ठीक है ना। तो आगे बढ़े। अब देखते हैं अपन 8वां क्वेश्चन। आप कहेंगे कि सर इसमें तो क्वेश्चन में संतुलित ही करना है, संतुलित करना है, तो ये पाठ्य का नाम है रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो उनको उन्हीं के ऊपर काम करना है, तो वही संतुलित करना सबसे पहले सिखा रहे हैं चैप्टर 1 में, ठीक है ना। तो निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक की अभिक्रिया का प्रकार, माने पहले इसको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, पर ये भी बताना कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो चलिए अपन देखते हैं, पहला क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, सॉरी पोटेशियम ब्रोमाइड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड की क्रिया जब होती है बेरियम आयोडाइड से, तो किसका निर्माण होता है, पोटेशियम आयोडाइड, यानी Ki, साथ में बेरियम ब्रोमाइड, देखो ब्रोमाइड यहाँ है, यहाँ ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड, ठीक है ना बच्चों, तो बेरियम ब्रोमाइड की, ठीक है। तो अब इसको करना है संतुलित, तो अपन संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपन किसको करेंगे, धातु को। तो धातु 1, यहाँ धातु 1, बेरिलियम 1, धातु हो गई। अब करेंगे अपन अधातु को, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन आयोडीन देखें, तो आयोडीन कितनी है, यहाँ 2, और यहाँ कितनी है, 1, तो इसको भी 2 कर देंगे, हो गया 2 आयोडीन। अब आयोडीन को तो अपन ने 2 कर दिया। अब देखो अब रह गई अपनी क्या, देखो अब यहाँ देखो ध्यान से कि पोटेशियम भी 2 हो गया, तो अपन ने कहा था ना कि पुराना देखते चलेंगे, कोई बिगड़ तो नहीं जाए, जैसे अधातु को करने में धातु तो नहीं बिगड़ गई, तो पोटेशियम कितना हो गया, 2, और यहाँ कितना था, 1, तो यहाँ कर दिया, यहाँ भी 2 कर दिया। अब क्या होगा, इसके चक्कर में ब्रोमीन 2 हो गया, और यहाँ तो 2 है ही, तो बस ये संतुलित है। इसके बाद बस आप ध्यान से देख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब लेकिन ये कौन सी अभिक्रिया है, ये भी लिखना है। तो देखो ये देखो, इसमें देखिए आप आयनों का आदान प्रदान हो रहा, पहले के Br से जुड़ा था, अब किससे जुड़ गया, I से, और पहले I किससे जुड़ रहा था, बेरिलियम से, तो किससे जुड़ गया, K, माने आयनों का एक्सचेंज हो गया, K जुड़ गया, पोटेशियम पहले ब्रोमाइड से जुड़ा था तो आयोडीन से जुड़ गया, और बेरिलियम पहले आयोडीन से जुड़ा था तो किससे जुड़ गया, ब्रोमीन से जुड़ गया। तो दोनों क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, यानी किस कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया,
ठीक है ना। तो यहाँ हो रही है द्वितीय विस्थापन, तो अच्छे से लिख लेना आप, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना बच्चों। अब देखते हैं दूसरा, जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट की क्रिया जिंक ऑक्साइड से कराई जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड माने जिंक कार्बोनेट की क्रिया जिंक ऑक्साइड से कराते हैं अपन, तो किसका, ये थोड़ा सा ये गलती हो गई, जिंक कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो यहाँ क्या होता है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये आप ध्यान से देखें तो रासायनिक समीकरण पहले से संतुलित है, लेकिन आप देख रहे हैं देखो ये एकल उत्पाद है, एक उत्पाद है, ये टूट रहा है ना दो भागों में, और ये टूटना छोटे छोटे उत्पादों में टूटना क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना बच्चों। अब आई तीसरे नंबर पे, तो हाइड्रोजन गैस जब क्लोरीन गैस से क्रिया करती है तो किसका निर्माण करती है, हाइड्रोजन क्लोराइड का, ठीक है ना। तो H यहाँ अब संतुलित करना, तो आपको पता है हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन भी 2, और यहाँ एक एक, तो आगे 2 लगा देंगे तो दोनों संतुलित हो गए। तो ये कौन सी क्रिया है, देखो दोनों आपस में जुड़ रहे ना, पहले हाइड्रोजन अलग था क्लोरीन अलग था, अब साथ में जुड़ गए, और जुड़ना क्या, कौन सी अभिक्रिया कहलाती, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया हो गई, ठीक है ना बच्चों। अब आ गई चौथी, मैग्नीशियम की क्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखो वही बात आ गई, एक धातु की क्रिया, सेकंड पार्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो हमने अभी बताया था, जो लगना है, जब धातु की क्रिया अम्ल से करते हैं तो एक तो लवण बनता है, साथ ही साथ क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। तो इसको अपन संतुलित करना चाहें तो देखो पहले करेंगे अपन किसको, धातु को, तो मैग्नीशियम एक, यानी धातु तो संतुलित है। अब करेंगे अपन अधातु को, तो क्लोरीन को करेंगे तो क्लोरीन एक, क्लोरीन भी एक, लेकिन अब करेंगे हाइड्रोजन को लास्ट में, तो हाइड्रोजन एक, यहाँ 2, तो हाइड्रोजन को यहाँ कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। अब हाइड्रोजन अपनी 2 हो गई तो क्लोरीन भी 2 हो गई, तो अपन क्लोरीन को 2 करेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ 1 है, तो 2 किया तो Mg 2 हो गई, तो अपन Mg को भी 2 कर देंगे। लो, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गई आपकी। हालांकि थोड़ा सा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, देखें एक बार अपन मैग्नीशियम, देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया, मैग्नीशियम एक थी, चलिए एक बार हमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है तो अपन देख लें एक बार। सॉरी, देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया, देखो मैग्नीशियम एक, क्लोरीन एक, तो कितना हो गया, सॉरी ये गलती हो गई, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है MgCl2, ये Cl है, चलिए ये अच्छे से लिख दें अपन, Cl2 है, ठीक है ना, MgCl2 वही तो है, थोड़ा सा हमें लगा गड़बड़ कहाँ हो गई, MgCl2 है। तो अब यहाँ देखा कि अपन ने क्या, देखो Mg1, ठीक है, यहाँ देखो आप अब Cl को कर रहे हैं, Cl1 यहाँ था, यहाँ 2 है, तो अपन ने यहाँ लगा दिया 2, तो 2 लगा दिया तो हाइड्रोजन 2 और यहाँ हाइड्रोजन भी 2, तो हो गई एक अभिक्रिया संतुलित। अब इसमें क्या हुआ, देखें कौन सी अभिक्रिया है ये, तो देखो Mg ने क्या किया, हाइड्रोजन की जगह ले ली और क्लोरीन के साथ मिल गया और हाइड्रोजन को अलग कर दिया, तो ये किसी दूसरे की जगह लेना क्या कहलाता है, माने विस्थापन कर दिया, ने विस्थापित कर दिया और स्वयं उसकी जगह ले ली, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। पढ़ी थी ना अपन ने विस्थापन अभिक्रिया, कि जब कोई एक अभिकर्मक दूसरे अभिकर्मक यौगिक तत्व को विस्थापित कर, माने उसको अलग कर, स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, यानी उसका स्थान इसने ले लिया, माने MgCl2 बन गया और हाइड्रोजन को उसको अलग कर दिया, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, विस्थापन अभिक्रिया हो गई, ठीक है ना बच्चों। आगे बढ़े, अब चलिए अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो हालांकि अपन ये पुराने लेक्चर में पढ़ लिया है, लेकिन अभ्यास में था तो हमने कहा थोड़ा सा आपको हिंट दे दें, समझा दें। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब अभिक्रिया होती है तो साथ ही साथ जब ऊर्जा निकलती है तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्माक्षेपी। मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर क्रिया करते हैं तो उत्पाद में क्या, उत्पाद के साथ साथ किसका निर्माण होता है, माने क्या चीज निकलती है, ऊर्जा निकलती है। अगर ऊर्जा निकले
तो वो ऊष्माक्षेपी है। जबकि ऊष्माशोषी में क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और ऊष्माक्षेपी में अवशोषण। माने जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा अवशोषित होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो देखो ये अवशोषित हो रही है अभिक्रिया, बस ये हो गया अपना ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। हमने थोड़ा इसको जल्दी में इसलिए कर दिया क्योंकि अपन पहले पढ़ चुके हैं और हालांकि आपको लिखवा दिया है ये, तो आपको एक बार हिंट दे दी है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया कहलाती है जब आपस में ये अभिकर्मक रिएक्ट करते हैं, माने क्रिया करते हैं, तो जो उत्पाद बनाते हैं तो उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा भी निकलती है, तो वो ऊर्जा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और जब अभिक्रिया होती है माने पदार्थों में, तो क्या होता है कि उत्पाद में क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, माने वो अवशोषित हो जाती है, माने वो ग्रहण कर लेती है ऊष्मा, तो ये क्या कहलाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो आगे बढ़े अब अपन। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। क्या 10वें क्वेश्चन में क्या बोला है, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए, बताइए। तो मतलब ये है, उत्तर अपन इसको लिखें तो क्या होता है, ग्लूकोज, क्या है क्वेश्चन आंसर देखिए आप, ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित, जो अपनी अपनी कोशिकाएं हैं उसमें उपस्थित होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज जो होता है वो हमारी जो कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन गैस होती है ना, उपस्थित ऑक्सीजन से ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है और साथ ही ऊष्मा यानी ऊर्जा को उत्सर्जित करता है यानी मुक्त करता है। इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया क्या कि ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है, साथ ही ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, इसलिए उस श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्यों, देखो ये जो अपना ग्लूकोज है, माने अपन ने सांस ली, कोशिकाओं में ऑक्सीजन गई और जो ग्लूकोज है वो क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है और साथ ही साथ क्या करता है, ऊष्मा का उत्सर्जन। और आपको पता है जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो ऊष्माक्षेपी कहलाती है, इसलिए श्वसन भी क्या है, ऊष्माक्षेपी। हालांकि आपको इसके समीकरण के रूप में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, देखो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, जब ये क्रिया करती है किससे, ऑक्सीजन से, तो किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, साथ ही साथ जल का और साथ ही साथ ऊर्जा यानी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अब इसको संतुलित करना चाहे तो यहाँ बस यहाँ 6 लग जाएगा, यहाँ 6 लग जाएगा और यहाँ भी 6 लग जाएगा, क्या हो गया अपना समीकरण संतुलित। ठीक है ना बच्चों, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अपन बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले आंसर देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थों का संयोग होकर नया पदार्थ बनता है, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद में विभक्त होते हैं। यानी इसकी परिभाषा के ऊपर है। संयोजन में क्या होता है कि 2 चीज आपस में क्या होती है, जो संयोजन अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, 2 चीज आपस में संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 पदार्थ आपस में जुड़कर नया पदार्थ बनाते हैं, माने जुड़ते हैं, संयोग करते हैं, इसलिए संयोजन अभिक्रिया। जबकि इसी के जस्ट अपोजिट होती है, कौन सी, वियोजन। मतलब वही क्वेश्चन पूछ रहा कि संयोजन वियोजन की अपोजिट कैसी होती, माने विलोम विपरीत कैसे होती। संयोग में क्या होता है, आप नाम ही समझ यार, संयोग आने जुड़ना और वियोग आने बिछड़ना। तो मतलब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो ये संयोजन, और इसमें वियोजन में क्या होता है कि एकल अभिकर्मक तत्व आपस में क्या हो जाते,
टूट जाते हैं। इसका अपन अगर आपको है ना बोल लिखना हो, उदाहरण देना भी है तो अपन लिख ले रहे 2Fe, हालांकि हम संतुलित करते हुए ही लिखते जा रहे हैं। तो जब इसको ऊष्मा देते हैं तो क्या होता है कि ये टूटता है किसमें, Fe2O3 में, साथ ही साथ SO2 में, साथ ही साथ SO3 में। ये अपन हालांकि वियोजन और संयोजन पढ़ चुके हैं, तो वही बात कही है कि इससे विपरीत क्यों होता है संयोजन से वियोजन। तो संयोजन में दोनों आपस में जुड़कर नया पदार्थ बनते हैं, जबकि वियोजन में एक ही टूट कर माने वियोजित हो जाता है, माने इसमें जुड़ते हैं और इसमें क्या होते हैं माने टूट जाते हैं। इसमें क्या होता है संयोग माने दोस्ती बनाते हैं आपस में और ये दोस्ती तोड़ देते हैं, माने दोनों अपोजिट बातें हैं ना, इसी प्रकार इसलिए इसे विपरीत कहते हैं, क्योंकि संयोजन में दो पदार्थ आपस में जुड़कर नया पदार्थ बनाते हैं, जबकि वियोजन में एक अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं। ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़े। अब आ गया है उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक उदाहरण लिखिए, समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। यानी क्या है इसका मतलब, माने क्या है क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, माने ऐसे 3 समीकरण लिखना है जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत, माने एक अभिक्रिया में समीकरण में ऊष्मा, एक अभिक्रिया में उस समीकरण में प्रकाश और एक अभिक्रिया में विद्युत के रूप में ऊर्जा दी जाती है। माने ऊर्जा अपन देते हैं, ऐसी अभिक्रिया लिखना है, माने एक बार ऊष्मा दें, एक बार प्रकाश दें और एक बार विद्युत दें। तो अपन देखते हैं तीनों अभिक्रिया। सबसे पहले अपन बात करते हैं जब ऊष्मा देते हैं, क्या देते हैं अपन, ऊष्मा देते हैं। ऊष्मा देने पर अभिक्रिया कौन सी मान लीजिए, देखो अभी जो अपन ने की है ना, ये किस में आ सकती है, जो अपन ने दी ना उसमें भी तो ऊष्मा दी थी। देखिए पिछले वाले में देखो यहाँ ऊष्मा दी थी ना, ताप दिया था ना वियोजन में, तो ये भी अपन उदाहरण लिख सकते हैं। हालांकि अपन एक और दे रहे हैं जिसमें आपको जोन सा अच्छा लगे, माने जो आपको अच्छे से याद हो जाए, समझ जाए, वो आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अपन है ना अगला आप देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऊष्मा देने पर कौन सी एक दूसरी देखते हैं, 2PbNO3 का होल टॉइस यानी लेड नाइट्रेट का जब तापन करते हैं यानी गर्मी देते हैं यानी ऊष्मा देते हैं। इसको डेल से दर्शा देते हैं ऊष्मा को किससे दर्शा देते हैं, डेल से। तो इसको यहाँ लिखते हैं डेल यानी ऊष्मा देते हैं। तो किस भागों में टूटता है, 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2, ये किसके देने पर है, ऊष्मा देने पर। अब आती है प्रकाश पे, ये तो हो गई पहला ऊष्मा, दूसरी आ गई प्रकाश पे, क्योंकि दूसरी प्रकाश की बात की गई ना प्रकाश की, तो प्रकाश पे। तो प्रकाश में जब होता है, आपने देखा होगा सिल्वर क्लोराइड दूसरे रंग का हो जाता है। अपन ने एक मैं वो प्रयोग किया था ना, शायद पहले या दूसरे लेक्चर में है, कि अपन ने क्या किया है कि जब सिल्वर क्लोराइड को अपन रखते हैं चीनी मिट्टी की प्लेट में, डिस्क में, तो वो सूर्य का प्रकाश आता है और उसको दूसरा रंग माने उसका रंग परिवर्तन कर देता है। हालांकि अपन अब एक और दूसरा करेंगे, जब सिल्वर क्लोराइड लिया था, इस बार अपन लेंगे सिल्वर ब्रोमाइड। तो 2AgBr को सूर्य का प्रकाश दिया, किसका प्रकाश दिया, सूर्य का प्रकाश दिया, तो किस में परिवर्तित हो गया, 2Ag प्लस Br2 में। ठीक है ना बच्चों, तो ये प्रकाश देने पर हो गई। अब तीसरा क्या है अपना, विद्युत। किसकी बात की गई है, विद्युत की। तो इसमें देखें, तो इसका उदाहरण देखें, 2H2O यानी जल का विद्युत प्रवाहित करने पर ये H2 और O2 में मुक्त होती है। इसको संतुलित कर दें तो ये हो गया। ठीक है ना बच्चों, तो ये आपको समझ में आया कि इसमें ये वियोजन अभिक्रिया ऐसी लिखना है, वियोजन ही होना चाहिए। और समीकरण तो ठीक है, अभिक्रिया ठीक है, लेकिन कैसी अभिक्रिया होना चाहिए, वियोजन ही होना चाहिए। तो एक बार ऊष्मा देंगे, एक बार प्रकाश देंगे, एक बार देखो एकल पदार्थ था, ये टूट कर 3 पदार्थ मान छोटे छोटे भागों में टूटा। ऐसे ये एक पदार्थ था, प्रकाश दिया तो ये छोटे भागों में टूटा। इसी प्रकार विद्युत का ये एक पदार्थ था, छोटे छोटे भागों में टूटा तो ये बन गया। तो ये विशेष का ध्यान रखना, वियोजन का, वियोजन याद रखना है। ठीक है ना, तो आगे बढ़े। अब देखते हैं 13वां क्वेश्चन। कौन सा देखते हैं, 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या है, विस्थापन एवं द्विविस्थापन। विस्थापन एवं द्विविस्थापन, हालांकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो सबसे पहले विस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक की
दूसरे अभिकर्मक के यौगिक से दूसरे तत्वों को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखो अभी हमने बताया था कि एक जो तत्व होता है वो दूसरे तत्व यौगिक है ना, ये अपना यौगिक है, उसका एक तत्व कॉपर है, उसको क्या कर देता है, माने इस पे आक्रमण करके कॉपर को भगा देता है। देखो अलग हो गया और स्वयं उसका स्थान ले लेता है। देखो पहले कॉपर सल्फेट था तो Fe ने आक्रमण किया, कॉपर को अलग कर दिया, देखो बाहर कर दिया और स्वयं उस कॉपर का स्थान ले लिया। देखो कॉपर की सल्फेट किसके साथ था, पहले कॉपर के साथ, अब किसके साथ हो गया, Fe के साथ। क्यों, क्योंकि Fe ने आक्रमण किया, कॉपर को अलग कर दिया और स्वयं उसका कॉपर की जगह ले ली। माने एक प्रकार से ये राजा है, एक ये है, तो इस राजा ने इसकी प्रजा पर, ये जो अपनी प्रजा है इस पर कब्जा कर लिया और उसको भगा दिया, तो ये भग गया और ये दूसरा नया राजा आ गया। ठीक है ना बच्चों, तो ये विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा है और ये उदाहरण है। और साथ ही साथ ये और उदाहरण है कि जिंक, देखो जिंक ने क्या किया, कॉपर पे कब्जा किया, कॉपर को भगा दिया और सल्फेट के साथ रहने लगा। इसी प्रकार पीबी देखो कॉपर को अलग कर देगा, कॉपर अलग हो गया और पीबी ने क्लोरीन के साथ रहने लगा। ठीक है ना बच्चों, हालांकि हमने थोड़ा सा फास्ट इसलिए बताया कि पुराने लेक्चर में आपको बता चुके हैं और आप समझ भी चुके हैं, लेकिन आपको हमने जानकारी दे दी है। ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़े। अब देखते हैं द्विविस्थापन। क्या देखते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो मतलब क्या है, आयनों का आदान, अभी बीच में भी अपन ने द्विविस्थापन को बताया था ना, जब क्या होता है आयनों का आदान प्रदान। सोडियम किसके साथ जुड़ गया, अपना क्लोरीन के साथ, और बेरिलियम किसके साथ जुड़ गया, सल्फेट के साथ। पहले ये सल्फेट के साथ जुड़ा था, अब क्लोरीन के साथ चला गया, और बेरिलियम पहले क्लोराइड से जुड़ा था तो अब सल्फेट के पास चला गया। देखो ये बेरियम सल्फेट के पास जाएगा तो बेरियम सल्फेट, और सोडियम क्लोराइड से जुड़ गया तो सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, तो ये आयनों का आदान प्रदान हो जाए तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़े। अब 14वां क्वेश्चन है, क्या है, सिल्वर के शोधन में, क्या है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। माने इसकी जो अभिक्रिया है ना वो लिखना है। तो इन्हें क्या बोला है, कॉपर क्या करता है, कॉपर विस्थापित कर देता है किस में, माने कॉपर आक्रमण करता है AgNO3 माने सोडियम नाइट्रेट में। इसको अगर संतुलित करते साथ लिखें तो ये क्या है, कॉपर स्थान ले लेता है उसकी सिल्वर। हालांकि हम पहले लिख दे रहे हैं अभिक्रिया, फिर आपको हम समझाएंगे क्या है, साथ में लिखने और समझाने में दिक्कत है। चलिए ये अभिक्रिया है, इनमें क्या हुआ, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया को अभिक्रिया के रूप में लिखिए। माने जो सिल्वर नाइट्रेट है ना उसमें से अपन को सिल्वर निकालना। अब सिल्वर कैसे निकाल, क्वेश्चन यही बोला, सिल्वर के शोधन, माने सिल्वर में देखो अशुद्धि मिल गई कौन सी, NO3। अब इस अशुद्धि को अलग करके अपन को शुद्ध सिल्वर चाहिए, शुद्ध चांदी चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, सिल्वर को इसमें से अलग करेंगे। अलग करने के लिए क्या करेंगे, आपने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी तो बस कॉपर से आक्रमण करवाएंगे, इसको हटा देंगे तो कॉपर जुड़ के इस माने इस गंदे माने इसके साथ है ना जो विलयन है, जो गंदगी चढ़ी है इस पे, वो उस कॉपर ले लेगा और Ag को शुद्ध करके दे देगा। तो Ag अपन को प्राप्त हो गया, ये कॉपर नाइट्रेट बन गया। इसका मतलब ये है। ठीक है ना बच्चों, तो ये विस्थापन अभिक्रिया की बात हुई, इसमें विस्थापन अभिक्रिया का उपयोग किया। तो ये आंसर हो गया अपना। अभिक्रिया लिखनी थी तो अपन ने लिख ली। हालांकि इसके रूप भी लिख सकते हैं कि ये सॉलिड में है, ये किस में है, बताइए किस में होगा। ये भी ये देखो कॉपर ये अपना एक्वस मीडियम में है, Ag किस में है, सॉलिड में है। ठीक है ना बच्चों, तो अब अपन चलते हैं और ये वाला जो AgNO3 है ये भी एक्वस मीडियम में है। तो ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अब देखते हैं 15वां क्वेश्चन, अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या कहलाती है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अभी अवक्षेपण अभिक्रिया का क्या कहलाती है, जब अपन किसी भी चीज, दो चीज की क्रिया कराते हैं ना, और कई बार जो जलीय विलयन बनता है तो उसमें नीचे नीचे कुछ पदार्थ रह जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, अवक्षेप। और ये अवक्षेप जिस क्रिया में बनता है वो अवक्षेपण। जैसे मान लीजिए दो चीज पदार्थ को आपस में मिला के अभिक्रिया कराई, तो मान लीजिए जैसे जल प्राप्त हुआ और नीचे नीचे कुछ पदार्थ रह गया ये अलग, तो इसको अपन कहेंगे अवक्षेप। तो जिस पदार्थ क्रिया में अवक्षेप बनता है उसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अपन अगर इसका उदाहरण लें, एक उदाहरण ले लें,
ठीक है ना। उदाहरण ले लें तो क्या लेंगे, देखिए AgNO3 माने सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड से क्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है, सिल्वर क्लोराइड और साथ ही साथ NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। तो इसमें अवक्षेप कौन सा है, ये AgCl, समझ में आए तो AgCl ये क्या है अपना अवक्षेप, ठीक है ना, ये अवक्षेप है। ठीक है ना बच्चों, हो गया अवक्षेपण अभिक्रिया, समझ में आया। अब बढ़ते हैं अपन आगे, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 16 क्या है, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए उदाहरण दीजिए। देखो इसमें क्या करना अपन को कि अपन ने देखो इसमें भी ये बताना उपचयन और अपचयन को किसके आधार पर समझाना है, ऑक्सीजन के योग और ह्रास के में। हालांकि अपन इसी लेक्चर में भी आगे क्वेश्चन जो पढ़े थे ना कि कौन उपचयत हो रहा कौन अपचयत, तो अपन को जानकारी दे दी थी। चलिए अपन अच्छे से परिभाषा में देख लें। उपचयन वह प्रक्रम जिसमें ऑक्सीजन का संयोग, यानी उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन का निष्कासन या ह्रास, यानी हाइड्रोजन क्या होती है, निकल जाती है। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी तो वो क्या कहलाएगा, उपचयन। जैसे देखो आप देखो कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रही है, देखो जुड़ गई तो ये आपस में जुड़ गई ना, तो ऑक्सीजन जुड़ रही है यानी क्या हो रहा है, उपचयन। अब अपचयन की बात करें तो वह प्रक्रम जिसमें हाइड्रोजन का संयोग यानी हाइड्रोजन जुड़ती है और ऑक्सीजन का निष्कासन यानी ऑक्सीजन निकलती है, तो ये क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। देखो ये कॉपर ऑक्साइड है, ऑक्सीजन इसमें जुड़ी है और देखो ऑक्सीजन इसमें से, देखो ऑक्सीजन कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गई, कॉपर अकेला बचा, तो ये कौन सा हो रहा है, कौन सा हो रहा है भैया, अपचयन। और साथ सॉरी ऑक्सीजन ने कर रहा है तो ये क्या हो रहा है, अपचयन। और हाइड्रोजन देखो हाइड्रोजन इसमें जुड़ भी रही, देखो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ भी गया, तो इसलिए क्या हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा और हाइड्रोजन जोड़ना क्या कहलाता है, ये भी अपचयन। तो माने सिंपल बात है कि ये क्या बात हुई, अपचयन हुई। देखो ध्यान से समझ में आए, सिंपल बात ये याद रखो। देखो एक याद कर लो परिभाषा, दूसरी उसकी जस्ट अपोजिट होगी। कैसे, उपचयन की याद रख लो कि उपचयन में ऑक्सीजन या तो जुड़ेगा या फिर हाइड्रोजन निकलेगा, तो बस इसके जस्ट अपोजिट। यहाँ जब जुड़ता है तो यहाँ ऑक्सीजन निकलेगा और यहाँ हाइड्रोजन निकलता है तो ये जिसके अपोजिट हाइड्रोजन जुड़ेगा। सिंपल बात है, एक याद कर लो तो उसके जस्ट अपोजिट वो वाली हो जाएगी, ठीक है ना। ये अपना उदाहरण हो गया, क्लियर। आगे बढ़े अब, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं एक भूरे रंग का, क्या है क्वेश्चन, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व, क्या है क्वेश्चन, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का माने सॉरी गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व यानी जो X मान लिया कि रंग के यौगिक का नाम बताइए। माने जो तत्व कोई X है, माना कि वो तत्व X है, वो ऐसा तत्व है जो क्या करता है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व है। पहली कंडीशन तो क्या दी गई है कि वो भूरे रंग का है और वो चमकदार तत्व है। उसके बाद ये दूसरी कंडीशन है कि वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर, जब वायु होती है उसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वो किस रंग में परिवर्तित हो जाता है, काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कौन सा तत्व हो सकता है, तो आपको बता दें कि जो कॉपर ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में मान वायु से उपस्थिति में गर्म करने पर यानी ऑक्सीजन से क्रिया करके मान देखो गर्म करते हैं तो अपन ने दे दिया ताप, और वायु की उपस्थिति यही से अपन ने ऑक्सीजन से क्या की, क्रिया। तो अपन क्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो जो काले रंग का पदार्थ प्राप्त होता है ना, ये कॉपर ऑक्साइड होता है। पहले ये कॉपर किस रंग का होता है, भूरे रंग का होता है। क्वेश्चन ही ने बोला ना भूरे रंग का होता है, माने वो तत्व तो बताइए कौन सा, तो ये कॉपर तत्व है जो भूरे रंग का चमकदार तत्व होता है। वायु की उपस्थिति में यानी ऑक्सीजन से क्रिया कराई, गर्म करने पर यानी ताप दिया, तो इनसे अभिक्रिया करके बना कॉपर ऑक्साइड जो किसके रंग का हो जाता है, गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है, ठीक है ना। कॉपर सॉलिड के रूप में मानी ठोस होता है, ऑक्सीजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, जो बनता है ये भी सॉलिड होता है। और ये जो कॉपर होता है इसको अपन संतुलित करें तो यहाँ 2 लगा देंगे। अब देख लीजिए आपका ये क्या हो गया, संतुलित, यार यहाँ भी 2 लगेगा, ठीक है ना बच्चों। हालांकि समतुल्य देखो वही है, पहले ना धातु करो फिर अधातु, ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन। तो कॉपर यहाँ कितने थे, 1, और यहाँ भी 1 था, तो 1 1, लेकिन ऑक्सीजन 2 थे और ऑक्सीजन यहाँ 1 था, तो अपन ने ये 2 लगाया तो ऑक्सीजन 2 हो गई, लेकिन कॉपर भी 2 हो गई, तो कॉपर को भी 2 लगा दी। तो ये अपनी अभिक्रिया हो गई, इसी को लिखना था, तो ये हो गया अपना आंसर। तो भाई अपन क्या लिखेंगे कि जो वह X नाम का जो पदार्थ है वो क्या है, अपना
कॉपर है। ठीक है ना बॉस। तो एक्स नाम का जो तत्व है वो कौन सा है, कॉपर है। और किसकी अभी किस जो रंग का यौगिक प्राप्त हुआ, यौगिक कौन सा प्राप्त हुआ अपन को, कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ। वो तत्व कॉपर है और प्राप्त कौन सा पदार्थ हुआ, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़े। अब देखते हैं 18वां क्वेश्चन, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। क्या है क्वेश्चन, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो आंसर देखते हैं, लोहे से बनी वस्तु वायु तथा नमी के संपर्क में आने पर संक्षारित होने लगती है, अतः लोहे की वस्तुओं को संक्षारित होने से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं पर हम पेंट कर देते हैं, जिससे कि लोहे की वस्तु के ऊपर एक परत चढ़ जाती है जो कि वायु तथा नमी को लोहे की वस्तु पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने नहीं देती, जिससे कि लोहे की बनी वस्तुएं दीर्घ समय तक उपयोग में लाई जा सकती हैं। इसका मतलब क्या है कि लोहे की जो वस्तु है, मान लीजिए लोहा है, कोई वस्तु बनी है, ये देखो मान लो देखो वायुमंडल में वस्तु कहाँ रखी रहेगी, वायुमंडल की उपस्थिति में रखी रहेगी कहीं भी, मान लीजिए वायु भी उपस्थित है और नमी भी उपस्थित है, तो ये क्या कर देती हैं, इस पदार्थ को क्या करती है, संक्षारित करने लगती है, यानी जंग लगाने लगती है, ऊपर से खराब, संचालित यानी खराब करने लगती हैं। तो अब ये खराब करने लगेंगी तो वस्तु का अपन का नुकसान होगा, तो अपन क्या करते हैं, इस लोहे की वस्तु के ऊपर पेंट कर देते हैं, यानी एक पेंट की परत चढ़ा देते हैं, जैसे अपन करते हैं ना, पेंट कर देते हैं। तो अपन ने इसे पेंट कर दिया, तो अब क्या हुआ, ये क्रिया क्यों हो रही थी कि डायरेक्ट इसको लोहा मिल रहा था, लेकिन अब यहाँ वायु उपस्थित है और नमी उपस्थित है, लेकिन अब इसको किसकी परत, पहले तो सीधे डायरेक्ट लोहे की परत मिल रही थी, लेकिन अब परत किसकी मिल रही है, अपन को पेंट की। और पेंट है ना वायु और नमी से क्रिया नहीं करता, तो ये लोहे की वस्तु अपनी सेफ हो जाती है, क्या होती है, सेफ हो जाती है और बच जाती है। ठीक है, तो इसके चक्कर में क्या होता है कि आज लंबे समय तक वस्तु चलती रहती है, इसलिए तो अपन पेंट करते, घर के दरवाजे को लोहे के जो बने होते हैं उनको पेंट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो वस्तु अपनी लोहे की है, वो माने जंग ना लगे उस पर, क्योंकि वायु के संपर्क में ना आ पाए और नमी के संपर्क में ना आ पाए, इसलिए क्वेश्चन का ये आंसर है। तो आप याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए। ठीक है ना बच्चों, आगे बढ़े। अब देखते हैं अपन 19वां क्वेश्चन। तो तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। क्या है क्वेश्चन कि तेल और वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। मतलब आपने बाजार में देखा वो चिप्स के पैकेट मिलते हैं, कुरकुरे वगैरह के पैकेट मिलते हैं आपके, तो उसमें चिप्स तो थोड़ी सी होती है लेकिन उसमें हवा भरी होती है ना, कि बच्चे देखो चिप्स तो थोड़ी सी है, इसमें हवा ही हवा भरी है, तो ये हवा पता है कौन सी भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ये क्वेश्चन कहीं ओटी में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में या कई कॉम्पिटिशन में, कि भैया जो खाद्य पदार्थ के पैक आइटम रहते हैं उसमें हवा भरी होती है, तो वो कौन सी अंदर गैस भरी होती है, तो आप बोल सकते हैं कि कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन गैस क्यों भरी होती है, क्यों, पढ़िए देखिए, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधीता की घटना से बचाने के लिए इसे नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, ताकि खाद्य पदार्थ को उपचयित होने से बचाया जा सके, जिससे कि वह अपना स्वाद एवं गंध न बदले। अब आप कहेंगे ये विकृत गंधीता क्या है, जो नए सिर्फ यही लेक्चर देख रहे हैं, अगर किसी ने पुराना लेक्चर देखा होगा, मैंने पिछले लेक्चर देखे होंगे, तो उन्हें तो पता है विकृत गंधीता क्या है। मतलब क्या होता है विकृत गंधीता, जब है ना जो खाद्य पदार्थ अंदर होते हैं वो ऑक्सीजन की संपर्क में आते हैं तो वो खराब होने लगते हैं, उनका स्वाद बिगड़ने लगता है और गैस माने गंध भी बिगड़ने लगती है, खराब आने लगती है। तो उसको बचाने के लिए अपन देखो, अगर इसमें ऑक्सीजन आ गई गलती से तो ये पदार्थ खराब होने लगेंगे, इसलिए नाइट्रोजन क्या करता है, वो माने जो खाद्य पदार्थ से क्रिया नहीं करता तो वो खराब नहीं करता, तो इसलिए अपन नाइट्रोजन को भर देते हैं, तो वो अंदर को खराब होने से बचा देता है और ऑक्सीजन को दूर रखता है। ठीक है ना, इसलिए नाइट्रोजन गैस रख देते हैं जिससे वो पदार्थ खराब ना हो, इसलिए नाइट्रोजन को उसमें भरते हैं जिससे खाद्य पदार्थ सेफ रहे, यानी ताकि वो उपचयित होने से बचा रहे। उपचयित माने उपचयन, उपचयन यानी ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन के योग माने ऑक्सीजन इसमें जुड़े ना, इसलिए अपन नाइट्रोजन को भर देते हैं कि जब एक गैस है तो दूसरे का कोई काम नहीं है। समझ रहे हैं ना बच्चों, तो आगे बढ़े। अब देखते हैं 20वां क्वेश्चन। निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले अपन देखते हैं संक्षारण और अगला देखते हैं विकृत गंधीता। तो संक्षारण सबसे पहले बात करें तो जब लोहे या लोहे जैसे
पदार्थों से बनी वस्तुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी, वायु भी लिखेंगे अपन, वायु आदि के संपर्क में आती हैं तब वे संक्षारित होती हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अभी संक्षारण क्या कहलाता है वो अपन को बताया था ना कि वही लोहे की वस्तु या लोहे जैसी कोई वस्तु होती है तो वायु की, नमी की, अम्ल की अभिक्रिया करके वो क्या होती है, खराब होने लगती है। ये खराब होने की प्रक्रिया क्या है, संक्षारण, यानी संक्षारित होने लगती है। ये लिखा ना, संक्षारित होने लगती है यानी खराब होने लगती हैं। तो उस खराब होने को बचाने के लिए अपन वो पेंट कर देते हैं। तो संक्षारण समझ में आया कि जब लोहे या लोहे जैसे पदार्थों से बनी वस्तुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी, वायु आदि के संपर्क में आती हैं तब वे संक्षारित होने लगती है यानी खराब होने लगती हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें, जब लोहे पर जंग लगना एक संक्षारण, देखो लोहा खराब होने लगता है तो अपन कहते हैं ना जंग लग गई, तो वो ये एक पदार्थ है लोहे पर जंग लगना, यानी उस पर लाल भूरी परत जमना। देखो आपने जंग देखा होगा, लाल भूरी सी परत रहती है ना, कत्थे से कलर की रंग की, तो वही जंग लगना, वही बताया गया है। दूसरा क्या है, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना। आप पहले अच्छी सोने माने ज्वेलर की दुकान से आए, अपन ने अच्छी माने चांदी की माने बोली क्या, अंगूठी। अब वो कुछ समय पहले तक तो जब नई नई थी तो चमक रही थी, लेकिन कुछ पश्चात है ना वो मलिन हो गई, माने उसमें चमक कम हो गई, काली काली सी परत जमने लगी उस अंगूठी के ऊपर, तो वही क्या कहलाती है, किसके कारण होती है, संक्षारण के कारण। और तीसरा है तांबे के ऊपर हरी परत। तांबे के ऊपर कैसी परत, हरी परत चढ़ना, माने हरी जैसे चांदी पे काले रंग की परत जम जाती है, लोहे पर लाल भूरी परत जम जाती है, इसी प्रकार तांबे पर क्या होती है, हरी परत। क्या जैसे मान लो तांबे का लोटा या तांबे का कोई पात्र है, जब वायु, नमी, आर्द्रता और अम्ल की इस पर माने अम्ल के संपर्क में आता है तो ये क्रिया करके क्या कर देते, इसको संक्षारित करने लगती है, यानी तांबे को खराब करने लगती है। इसके बचने के लिए कई उपाय करते हैं अपन, तो ये संक्षारण का एक उदाहरण है। ठीक है ना बच्चों। अब बची है विकृत गंधिता, तो अपन देखते हैं विकृत गंधिता क्या है। तो तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अपना, यहाँ अपना है, यहाँ लिख दे रहे हैं अपन, अपना स्वाद एवं गंध को बदल देते। मतलब क्या है, जो तेल या वसा युक्त पदार्थ होते, माने जो तेल से फ्राइड चीजें रहती ना उसकी बात कही है खाद्य पदार्थों की, जो तेल से में जो माने खाद्य पदार्थ तेल से संबंधित है उसकी बात की गई। तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर यानी ऑक्सीजन से संयोग करके स्वाद एवं गंध बदल देता, माने उसका टेस्ट भी बेकार। अपन देखते हैं ना कुछ समय अगर रखा रहे कोई भी जैसे चिप्स वगैरह नमकीन, तो वो अपने बेकार लगने लगता है, उसकी गंध बेकार आने लगती, खराब आने लगती है। तो वही कौन सी घटना होती है, विकृत गंधिता, यानी तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध को बदल लेते हैं। यह घटना कौन सी कहलाती है, विकृत गंधिता कहलाती है। कौन सी घटना कहलाती है, विकृत गंधिता। उदाहरण देख लें, तेल या वसा में तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे नमकीन, चिप्स वगैरह आदि लंबे समय तक रखने पर उनका स्वाद एवं गंध अप्रिय हो जाता है, यानी खराब हो जाता है, अच्छे नहीं लगते। इसे क्या कहते हैं अपन, कौन सी घटना कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। अब आ गया आपको विकृत गंधिता समझ में। चलिए आज का लेक्चर तो बहुत लंबा हो गया है ना, बच्चे कह रहे होंगे हाँ नींद आने लगी सर, बोरिंग पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। चलिए तो आपकी खुशी के लिए बता दें कि आज ये लेक्चर समाप्त होता है और चैप्टर इसी के साथ साथ अपना चैप्टर 1 भी समाप्त होता है। अब आप अच्छे से नोट्स बना आशा करते हैं कि पुराने तो नोट्स बना लिए होंगे और ये भी अच्छे से इस लेक्चर के भी नोट्स बना लें ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और अपन मिलते हैं अब चैप्टर नंबर 2 में, तो एक पार्ट को अच्छे से क्लियर करके समझ लें, जहां दिक्कत है उसको बार बार समझ लें, वीडियो बार बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं आप। और उसको क्या है, राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करें। क्या करें, सबसे पहले तो वीडियो दोबारा अगर वॉच करना है, अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत जा रही तो एक बार दोबारा देख लीजिए। साथ ही साथ आपको नोट्स बनाना है और साथ ही साथ अपन को क्या करना है कि लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना। क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है ना बच्चों। इससे क्या होगा कि आप देखो 10वीं में बोर्ड परीक्षा में, 10th बोर्ड परीक्षा में क्या कर सकते हैं, आप टॉप मार सकते हैं, आपको मेरिट में आना है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में, कौन से चैप्टर के, चैप्टर नंबर 2 के। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैप्टर 2 में अपन मिलेंगे। ठीक है ना।